जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने कल पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कि कोशिका ध्रुवीय अंग के बारे में, जहां हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके अलावा गोल्जी काय, इसके अलावा और भी राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने जो कि कल देखा था, ठीक है। आज हम उसके आगे देखेंगे, उसके आगे हम लोग देखते हैं। उससे पहले कल हम लोगों ने थोड़ा सा राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, तो आज भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं लाइसोसोम और राइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो राइबोसोम की बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो राइबोसोम का जो आपका खोज है, यानी कि खोज किसने किया है, तो राइबोसोम जो होता है आपका, पहली बात तो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में जो राइबोसोम है वो दोस्तों आपका खोजा किसके द्वारा गया था, तो जंतु कोशिका का जो राइबोसोम है वो खोजा था दोस्तों आपका जॉर्ज पेलोड ने, ठीक है। जंतु कोशिका में जो राइबोसोम है किसने खोजा है, जॉर्ज पेलोड ने खोजा था 1955 में। इसके अलावा पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में जो खोजा था आपका राइबोसोम वो आपका रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा था, ठीक है। तो जब भी आपको जब एग्जाम में जाइएगा इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आएगा, तो थोड़ा ध्यान देकर बनाइएगा कि आपका पादप में पूछा है या आपका जंतु में पूछा है, ठीक है। तो जंतु में जॉर्ज पेलेड, इसके अलावा पादप में रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है। राइबोसोम का जो राइबोसोम नाम है वो आपका जॉर्ज पेलोड के द्वारा ही दिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम में दोस्तों आपका कोशिका झिल्ली है जो कि आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली आपका नहीं पाया जाता है, इस बात को आप याद कर लीजिए। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, कल हम लोग ने पढ़ा था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका स्मूथ होता है, एक आपका रफ यानी कि खुरदरी होता है। तो खुरदरी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर आपका एक छोटा छोटा डॉट पाया जाता है, उसी को हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर एक छोटा डॉट पाया जाता है, उसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा राइबोसोम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका इसका निर्माण दो चीज़ों से होता है, एक आपका प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए से इसका निर्माण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्फेयर शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो राइबोसोम की बढ़ते हैं। तो राइबोसोम दोस्तों आपका क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कोशिका झिल्ली इसमें नहीं होता है। इसके अलावा बात करेंगे जैसे कि कोशिका है जो कि आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका यूकैरियोटिक, ठीक है, एक आपका होता है फ्रेंड्स आपका यूकैरियोटिक, ठीक है, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है आपका यूकैरियोटिक में आपका 80 पाया जाता है और प्राकृतिक में आपका 70 पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में कौन सा पाया जाता है, तो 80, और प्रोकैरियोटिक में आपका 70 पाया जाता है। इसकी बात करेंगे तो इस आपका इकाई है, श्वेडबर्ग इकाई है, इसको बस इतना याद रखिएगा, जिसमें हम लोग राइबोसोम को जो कि नापते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करेंगे तो कल हम लोग ने गोल्जी काय के बारे में पढ़ा था। तो गोल्जी काय जो टूटता है वो टूटकर आपका लाइसोसोम का निर्माण करता है, आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं 2D और 3D, ठीक है। तो गोल्जी काय के जो टूटने से आपका जो लाइसोसोम का निर्माण होता है, ये आपका झिल्ली युक्त सबसे छोटा है, ठीक है। ये इसके बारे में राइबोसोम के बारे में एक और बात जान लीजिए, ये दोस्तों आपका सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम है वो आपका सबसे छोटा कोशिकांग होता है, लेकिन झिल्ली युक्त, इसमें आपका झिल्ली भी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो ये दोस्तों आपका लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपका एक प्रोटीन एंजाइम भी पाया जाता है, यानी कि पाचन एंजाइम, ठीक है। इसे आपका कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। जो आपका सेल का जो पाचन होता है आपका लाइसोसोम में ही होता है। जो आपका प्रोटीन एंजाइम इसमें पाया जाता है उसे हम लोग हाइड्रोलोटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोलोटिक एंजाइम कहा जाता है। गोल्जी काय के टूटने से ये बनता है। इसके अलावा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या का थैली है जो कि क्यों कहा जाता है, तो जो लाइसोसोम है वो आपका क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो कभी कभी ये फट जाता है और खुद को भी क्या करता है, आप पाचन कर लेता है, ठीक है। तो इसे ही आपका आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम को एटम बम के नाम से भी जाना जाता है, एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी खुद है जो कि फट जाता है, इस कारण इसे एटम बम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट
टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैक्यूल यानी कि रसधानी, या हम लोग इसे कहते हैं रिक्ताएँ। ठीक है, तो रसधानी की बात करेंगे तो पहली बात ये इसका जो आकार होता है वो आपके साबुन के बुलबुले का आकार का होता है। साबुन का बुलबुला आप लोग देखते होंगे, तब उसको आप लोग टच करते होंगे तो वो दोस्तों आपका फट जाता होगा। ठीक है, उसी प्रकार का दोस्तों आपका ये क्या होता है, वैक्यूल होता है यानी कि रिक्तियाँ होता है। यहाँ पर जो आप नीला नीला कलर का देख रहे हैं ये दोस्तों आपका क्या है, आपका रसधानी है, जिसे हम लोग वैक्यूल या रिक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेल है, सेल है, जैसा कि आपका सेल वाल है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये क्या है, आपका वैक्यूल है यानी कि रसधानी है। ठीक है, ये क्या है, आपका रसधानी है। इसकी बात करेंगे तो साबुन का आकार का होता है, बुलबुले का आकृति का होता है। इसमें बात करेंगे तो इसमें जो आपका झिल्ली होता है, ये जो झिल्ली आपका है, बाहरी जो आवरण है, झिल्ली क्या है, बाहरी आवरण है। तो आपका जो रसधानी के बाहरी का जो आवरण कराता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका रसधानी होता है उसके ऊपर जो झिल्ली लगा होता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसको बस आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसका क्या काम है, इसका काम आपका स्टोरेज का है। ये आपका जंतु कोशिका में भी होता है और आपका पादप कोशिका में भी होता है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो पादप कोशिका में इसका जो मात्रा होता है आपका अधिक होता है, और आपका जंतु कोशिका में ये आपका जो इसका मात्रा है आपका कम होता है। कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो आपका पादप कोशिका का जो सेल होता है और आपका जंतु कोशिका का जो सेल होता है उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो दोस्तों आपका किनारे में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो दोस्तों आपका बीच में पाया जाता है। तो यही जो पादप कोशिका में ज़्यादा रिक्तियाँ हो जाती हैं, इस कारण इसमें जो केंद्रक होता है वो दोस्तों आपका किनारे की ओर है जो कि पाया जाता है। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है, जिसे कि हम लोग हिंदी में तरक्काय भी कहते हैं। ठीक है, तरक्काय या सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो ये जो सेंट्रोसोम है ये आपका क्या कार्य करता है, तो ये आपका जो कोशिका विभाजन होता है जो कि अभी हम लोग देखेंगे, तो ये आपका कोशिका विभाजन में बहुत ही सहायक होता है। इसके खोज की बात करेंगे तो इसका खोज आपका बोवेरी ने किया था, बोवेरी। ठीक है, बोवेरी ने इसका खोज किया था। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम होता है वो दोस्तों आपका मस्तिष्क में होता है कि नहीं होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मस्तिष्क में आपका जो सेंट्रोसोम होता है वो दोस्तों आपका नहीं होता है। इस कारण आपका जो कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क में हो नहीं पाता है। इस कारण जब आपका मस्तिष्क का जब आपको चोट वगैरह लगेगा, तो चोट वगैरह लगता है तो उसमें जो आपका ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। किस कारण लगता है, इसमें आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका सेंट्रोसोम आपका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ये आपका बेलनाकार आकार का होता है, 2 बेलनाकार का होता है, ये आप लोग देख सकते हैं पाइप की तरह है। यही आपका क्या है, सेंट्रोसोम है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड है यानी कि लवक है। लवक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो खोज है आपका अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको सही तरह से जो परिभाषित किया था वो आपका AFW सिम्पर ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो प्लास्टिड यानी लवक का खोज है किसने किया, तो अर्नेस्ट हैक्ले ने किया। परिभाषित सबसे पहले सही तरीके से किसने किया था, तो ये आपका AFW सिम्पर ने किया था। इसका काम क्या होता है, तो पिगमेंट को अपने अंदर रखना इसका काम होता है। ठीक है, पिगमेंट को अपने अंदर रखना इसका काम होता है। इसके अलावा जो प्लास्टिड है वो दोस्तों आपका 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है जिसे कि हिंदी में हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। एक आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसे कि अवर्णी लवक कहते हैं। एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट जिसे कि हम लोग हरित लवक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का, तो ये दोस्तों आपका कहाँ होगा, पादप में होगा। पादप में, पौधे में, ठीक है, पत्तियां में होगा, तना में होगा। तो ये केवल कहाँ होगा, आपका हरित लवक आपका पादप में होगा। यहीं पर दोस्तों आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो रंग होता है वो दोस्तों आपका हरा होता है। हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है यानी कि हरित लवक होता है। इस कारण इसका रंग दोस्तों आपका हरा होता है, और ये आपका सूर्य के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, सूर्य के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता है, इस कारण इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल यहाँ पर रहता है। इसके अलावा अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं जिसे हिंदी में हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फ्लावर यानी कि फूल में होगा, फल में होगा, बीजों में होगा। ठीक है, यानी कि सेट्स में होगा। जब आप लोग सेट वगैरह मारते होंगे या कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा कि सेब का जो लाल रंग है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, तो दोस्तों आपका एंट्रोसाइनिन जो लवक होता है उसके कारण जो सेब का जो लाल रंग है वो आपका होता है। इसके अलावा टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर भी क्या है, एक आपका फल है, फूल है, सेब भी क्या है, फल है। तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। और कौन से क्रोमोप्लास्ट होता है टमाटर में, तो ये आपका लाइकोपिन होता है। ठीक है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है वो आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। पपीता कौन सा रंग का होता है, तो पपीता आपका पीला रंग का होता है।
तो पपीता में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिकोजेंथिन होता है। इसके अलावा गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो आपका कैरोटीन। हल्दी का रंग आपका पीला होता है तो कौन सा लवक पाया जाता है, तो आपका ज़ेंथोफिल लवक पाया जाता है। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी कि अवर्णीय लवक होता है वो दोस्तों आपका रंगहीन होता है। क्या होता है, इसमें कोई भी कलर आपका नहीं होता है, ये इसमें कोई भी वर्णक आपका नहीं होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये दोस्तों आपका जड़ में पाया जाता है और आपका भूमिगत तना में पाया जाता है। भूमिगत तना की बात करेंगे तो जैसे आपका मक्का हो गया, आलू हो गया, गेहूँ हो गया, इन सभी जगहों पे आपका अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट आपका पाया जाता है। लेकिन ये आपका जड़ में भी नहीं पाया जाता है। ये आपका सूर्य का जो प्रकाश इसमें होता है सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो कि सूर्य के संपर्क में रहता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों आपका सूर्य के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहता है, इस कारण ये आपका रंगहीन होता है, ठीक है। तो ये आपका जड़ में भी नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ल्यूकोप्लास्ट कहाँ नहीं होता है, तो आपको जड़ वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जड़ है, जब हम लोग बचपन में पेड़ वगैरह का जो पिक है जो कि बनाते होंगे, फोटो बनाते थे, तो जड़ को भूरा रंग से रंगते थे, ठीक है। तो आपको भी माइंड में आ रहा होगा कि जड़ का जो रंग है आपका भूरा ही होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जड़ का रंग कोई भी कलर का आपका नहीं होता है। जड़ आपका मिट्टी में रहता है तो मिट्टी का रंग भूरा होता है। तो जड़ ज़्यादातर समय पूरा समय आपका मिट्टी में बिताता है, इस कारण उसका जो देखने में लगता है आपका भूरा रंग का लगता है, बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट भी आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। एक आपका एमिलोप्लास्ट, एक आपका इलियोप्लास्ट, एक आपका प्रोटीनियोप्लास्ट, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका भोजन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, एमिलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीन प्लास्ट। तो इमिलियो जो प्लास्ट होता है वो आपका किसका स्टोरेज करता है, तो स्टार्च का स्टोरेज करता है, यानी कि स्टार्च का संग्रहण करता है। इलियोप्लास्ट आपका वसा और तेल का स्टोरेज करता है। प्रोटीन प्लास्ट आपका प्रोटीनोप्लास्ट, जैसा कि नाम में है कि आपका प्रोटीन का क्या करता है, आपका प्रोटीन का आपका स्टोरेज है जो कि करता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा और हम लोग देखें तो क्लोरोप्लास्ट को आपका कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, यानी कि किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल आपका क्लोरोप्लास्ट को क्यों कहा जाता है, तो किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं करके भोजन का जो निर्माण होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों आपका एक सिक्का नुमा, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग सिक्का नुमा कुछ संरचना पाया गया है, ठीक है। सिक्का नुमा जो संरचना यहाँ पर आपका पाया गया है, इसे दोस्तों आप लोग क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका सिक्का नुमा जो संरचना पाया गया है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपका अस्ट्रोमा, ठीक है। इसे कहा जाता है आपका अस्ट्रोमा, ठीक है। लेकिन जब ये सिक्का नुमा स्ट्रोमा पाया जाता है, जब इसको एक निकाल दीजिएगा तो एक जब इसको निकालते हैं तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है, ठीक है, ग्रेनम कहलाता है। सिक्का नुमा जो आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है वो आपका ग्रेनम कहलाता है। लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट में जो आपके यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपका भरा हुआ है द्रव लिक्विड जैसा, वो दोस्तों आपका कहलाता है स्ट्रोमा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और जो सिक्का नुमा संरचना होता है वो आपका कहलाता है ग्रेनम, ठीक है। ये आपसे पूछा जा चुका है तो आपको बस इतना याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों आपका क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो गुणसूत्र की बात करते हैं, तो गुणसूत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आपसे गुणसूत्र के बारे में यही पूछा जाता है कि गुणसूत्र जो होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, तो कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है महीन एवं लंबा तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। न्यूक्लियस के बारे में कल हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें आपका एक क्रोमैटिन जो धागा होता है, ठीक है, क्रोमैटिन जो धागा होता है उसी को दोस्तों हम लोग गुणसूत्र के नाम से जो कि जानते हैं, ठीक है, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गुणसूत्र कहते किसको हैं, ठीक है। इसके अलावा गुणसूत्र का क्या काम है, बस इतना जान लीजिए कि गुणसूत्र जो होता है वो आपका डीएनए और आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, जो भी आपका हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का जो आपका क्या रहता है, मानी
वेटेज रहता है वो आपका 60% रहता है और डीएनए आपका 40% का आपका वेटेज है जो कि रहता है। इसके अलावा इसका जो खोज है किसने किया था, आपका क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम की खोज की बात करेंगे तो इसका जो खोज है वो आपका वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि इसका जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा है जो कि इसका खोज आपका किया गया था। इसके अलावा आपका क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम है जो कि दोस्तों आपका क्रोमोसोम जब यहाँ से आप सेल में से जब इसको निकालिएगा क्रोमोसोम को, तो यहाँ पर दोस्तों बीच में जो इसका जो भाग है उससे हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, जो कि गुणसूत्र के बीच में होता है और इसे 2 भागों में विभाजित करता है। 2 भागों में इसको विभाजित करता है। इसके बाद दोस्तों आपका इस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टेलोमेयर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे टेलोमेयर, तो ये गुणसूत्र का क्या है, शीर्ष भाग है, ठीक है। तो गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है वो फ्रेंड्स आपका कहलाता है टेलोमेयर, जो आगे चलकर ही डीएनए बनता है, जो कि आगे चलकर ही क्या होता है, डीएनए बनता है, ठीक है। या डीएनए या टेलोमेयर सेम ही है, ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अगला, उससे पहले दोस्तों आपको बता देंगे यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपका यही पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो कितना होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या की बात करेंगे तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होता है आपका टोटल 46 होता है। लेकिन अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाएगा कितना जोड़ा होता है, तो गुणसूत्रों में जो आपका गुणसूत्र जो होता है मनुष्य में टोटल आपका 46 होता है। जोड़ा की बात करेंगे तो आपका 23 जोड़ा होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कुत्ता में कितना होता है, चूहा में कितना होता है, घरेलू मक्खी में कितना होता है, मच्छर में कितना होता है, क्रोमोसोम तो आपका पादप में भी होता है, तो गेहूं में कितना होता है, आलू में, मटर में, कपास में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका होता है गुणसूत्र वो आपका होता है टेरिडोफाइट में। पहली बात तो आपको मनुष्य का याद रखना है, मनुष्य में आपका 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में होता है, तो टेरिडोफाइट में होता है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल आपका 1300 से लेकर आपका 1600 होता है। और जोड़ी में बात करेंगे तो 750 जोड़ा से लेकर आपका 800 जोड़ा आपका टेरिडोफाइट में होता है। इसके अलावा सबसे कम गुणसूत्र की बात करेंगे तो सबसे कम गुणसूत्र आपका मगरमच्छ में होता है, छिपकली में होता है, क्योंकि आपका जो गुणसूत्र होता है मगरमच्छ में नहीं होता है और आपका छिपकली में भी नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मगरमच्छ और छिपकली में आपका गुणसूत्र आपका नहीं होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिए। कुत्ता में जो गुणसूत्र की संख्या होता है आपका 39 जोड़ा होता है, ठीक है। कुत्ता में गुणसूत्रों का संख्या आपका 39 जोड़ा होता है, ठीक है। एक जोड़ा में 2 गुणसूत्र होता है, तो टोटल बात करेंगे तो 78, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि जोड़ा में पूछा जा रहा है या सिर्फ गुणसूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। चूहा की बात करते हैं तो चूहा में आपका 21 जोड़ी गुणसूत्र होता है, टोटल आपका 42 होता है। 42 गुणसूत्र आपका गेहूं में भी होता है, आलू में भी होता है, ठीक है। तो गेहूं, आलू, चूहा को दोनों को साथ ही देखिएगा कि गेहूं, आलू, चूहा में आपका 21 जोड़ा गुणसूत्र होता है, टोटल 42। इसके अलावा मक्खी की बात करेंगे तो घरेलू मक्खी में आपका 6 जोड़ा गुणसूत्र होता है, टोटल 42 होता है। इसके अलावा ड्रेसोफिला की बात करेंगे, ड्रेसोफिला मक्खी में आपका 4 जोड़ा गुणसूत्र होता है, टोटल 8। इसके अलावा मच्छर की बात करेंगे तो मच्छर में 3 जोड़ा, टोटल बात करेंगे तो 6 गुणसूत्र। इसके अलावा मटर की बात करेंगे तो मटर में आपका 7 जोड़ा होता है, टोटल आपका 14 होता है। कपास की बात करेंगे तो कपास में टोटल आपका 26 गुणसूत्र होता है। और मक्का की बात करेंगे तो मक्का में 10 यानी कि 10 जोड़ा यानी कि 20 गुणसूत्र होता है। कपास में 26 यानी कि कितना हुआ, 26 को 2 से भागा दीजिएगा तो दोस्तों आपका 52 गुणसूत्र आपका क्या होता है, कपास में होता है। इसके अलावा गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र के अध्ययन को हम लोग कैरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कहते हैं। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो गुणसूत्र होता है आपका 2 मानव में जो गुणसूत्र होता है आपका 2 भागों में होता है। एक आपका सोमेटिक होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम, यानी कि इसे आपका ऑटोसोम्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपका काइकी गुणसूत्र होता है। एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक आपका लैंगिक गुणसूत्र, एक आपका काइकी गुणसूत्र, इसे ऑटोसोम आपका क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सोमेटिक आपका क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इसे आपका सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा जो ऑटोसोम यानी सोमेटिक क्रोमोसोम होगा, ऑटोसोम आर नंबर्ड क्रोमोसोम डेट कंटेन जीन्स फॉर एनीथिंग डज नॉट रिलेट टू सेक्स डिटर्मिनेशन, इनकी लिंग निर्धारण में इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो लिंग निर्धारण होता है वो दोस्तों आपका सेक्स क्रोमोसोम से होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ऑटोसोम्स यानी कि सोमेटिक क्रोमोसोम में गुणसूत्रों की संख्या तो आपका 44 होता है, यानी कि 22 जोड़ा होता है।
और सेक्स क्रोमोजोम में आपका गुणसूत्र की संख्या आपका 2 होता है, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा होता है। तो XY जो क्रोमोजोम होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, सेक्स क्रोमोजोम में पाया जाता है। सेक्स जो क्रोमोजोम होता है आपका लिंग निर्धारण का काम करता है। जब आपका XX होगा गुणसूत्र तो आप इसको क्या, जब आपका XX गुणसूत्र होता है तो दोस्तों आपका फीमेल होता है। इसके अलावा XY गुणसूत्र होगा तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, मेल होगा। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन आखिरकार क्या होता है, तो सेल डिवीजन की बात करेंगे तो जो पेरेंट सेल होता है यानी कि जो आपका ओरिजिनल सेल होता है वो टूटकर और भी सेल बनाता है, उसी को हम लोग सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। सेल डिवीजन कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपका जो आरबीसी का जो टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल तो आपका 120 दिनों का होता है, लेकिन आपका जीवन काल होता है वो दोस्तों आपका 70 साल, 80 साल, 100 साल होता है। तो आरबीसी का 120 दिन आपका 100 साल, तो इसका मतलब कि आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाता है, तो क्या आपके शरीर में आरबीसी नहीं होता है? तो इसका जो जवाब होगा कि नहीं, आरबीसी तो होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका सेल डिवीजन के कारण ही होता है। आरबीसी में जो 120 साल मरता है वो दोस्तों आपका सेल डिवीजन कर देता है शरीर में, उसके बाद फिर आरबीसी का निर्माण है जो कि आपका होने लगता है, ठीक है। तो एक सेल का 2 सेल में टूटना, यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, आपका सेल डिवीजन कहलाता है। इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका मदर सेल के नाम जाना जाता है या पेरेंट सेल के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपका डॉटर सेल के नाम से है जो कि आपका जाना जाता है, ठीक है। जो ओरिजिनल सेल होगा वो आपका पेरेंट सेल के नाम से, और जो टूट कर बनेगा वो दोस्तों आपका डॉटर सेल के नाम से है जो कि आपका जाना जाता है। बस इतना याद रखिएगा। सेल division is a critical biological process for the creation of daughter cells from the parent cells aimed at growth, development and reproduction, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट आपका जो सेल डिवीजन है वो दोस्तों आपका मुख्यतः 2 टाइप का होता है, कहीं कहीं आपको 3 टाइप का दिया रहेगा। तो एक होता है आपका माइटोसिस यानी कि समसूत्री आपका सेल डिवीजन, ठीक है। एक आपका समसूत्री विभाजन, एक होता है आपका म्यूसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जब भी आपका समसूत्री विभाजन होगा वो दोस्तों आपका सोमेटिक सेल में होगा, यानी कि काइकी सेल में होगा। जो काइकी सेल यानी कि सोमेटिक सेल होता है वो दोस्तों आपका कहाँ कहाँ होता है, तो दोस्तों आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, त्वचा हो गया, ये सब जगह दोस्तों आपका माइटोसिस आपका यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव में होगा वो उसमें दोस्तों आपका अर्धसूत्री आपका विभाजन जो कि देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आपका समसूत्री आपका विभाजन होगा उसमें आपका गुणसूत्र का संख्या जो कि आपका समान रहेगा, यानी कि एक सेल है, इस सेल टूटकर 2 सेल बना, एक सेल टूटकर आपका 2 सेल बना, तो यहाँ पर आपका जो 46 कितना होता है, 46 होता है, यानी कि 23 यूज होता है। तो गुणसूत्र का संख्या यहाँ पर 46 है, तो यहाँ भी आपका 46 और यहाँ भी दोस्तों आपका क्या होगा, आपका 46 होगा। इसके अलावा अर्धसूत्री जो विभाजन होगा उसमें जो सेल टूटकर बनेगा, उसमें जो आपका सेल टूटकर बनेगा ये दोस्तों आपका 2 चरण में होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो आपका माइटोसिस यानी कि समसूत्री होता है वो आपका 1 चरण में होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन आपका 2 चरण में होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर सेल है आपका, तो टूटकर बना, तो ये दोस्तों आपका कितने भागों में टूटता है, तो 4 भागों में टूटता है, ठीक है। तो 4 भागों में टूटेगा तो जो आपका वहाँ पर गुणसूत्रों का जो संख्या होगा वो दोस्तों आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो 23 दोस्तों आपका क्या होगा, आपका गुणसूत्रों का संख्या हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो दोस्तों आपके कौन से विभाजन में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका म्यूसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में होता है। तो बस इतना याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर की जो घटनाएं होती हैं वो दोस्तों आपका अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ना कि समसूत्री विभाजन में। इसके अलावा एक प्रकार का और विभाजन है जिसे कि हम लोग कहते हैं एमिटोसिस यानी कि आपका असूत्री विभाजन, ठीक है। कहीं किताब में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन एक होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जब ये टूटेगा तो ना जाने कितना सेल बनेगा, कोई लिमिट नहीं है। 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपका लिमिट नहीं है कि कितना इसमें आपका असूत्री विभाजन बनेगा। यह मुख्यतः किस में होता है, तो ये दोस्तों आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव में होता है, जैसे कि आपका जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ठीक है। इन सब जगहों में दोस्तों
दोस्तों आपका असूत्री विभाजन है जो कि आपका होता है। इसके अलावा जो माइटोसिस होता है या म्यूसिस होता है वो दोस्तों आपका 5 चरण में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो चरण होता है आपका 5 चरण में होता है। एक आपका इंट्रोफेज होता है, एक आपका इंटरफेज होता है, दूसरा आपका प्रोफेज होता है, तीसरा आपका मेटाफेज होता है, चौथा आपका एनाफेज होता है, पांचवा आपका टेलीफेज होता है, ठीक है। 5 चरणों में इसका जो आपका चरण है जो कि विभाजन आपका होता है। इंटरफेज की बात करेंगे तो जो आपका इंटरफेज जो विभाजन है वो दोस्तों आपका जो मिटोसिस, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका समसूत्री विभाजन में सबसे लंबा समय तक आपका जो फेज होता है वो आपका किसका होता है, आपका सबसे लंबा समय इंटरफेज का ही होता है। इसी में दोस्तों आपका डीएनए का निर्माण होता है। इसके अलावा इंटरफेज का जो आपका इसका और 3 प्रवस्था है, ठीक है। ये तो अवस्था है, अवस्था के बाद आप लोग प्रवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो एक अवस्था आपका G1 फेज है, एक आपका S फेज है, तीसरा आपका G2 फेज है, ठीक है। तो G1 जो फेज होता है वो आपका डीएनए बनने से पहले की जो प्रक्रिया होता है आपका G1 फेज कहलाता है। डीएनए का जो आरंभ होता है वो आपका एस फेज कहलाता है। वो G2 फेज में दोस्तों आपका क्या होता है, डीएनए का निर्माण है जो कि आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है उसमें सबसे लंबा आपका जो चरण होता है वो आपका इंटरफेज का होता है। इसके अलावा एक आपका प्रोफेज है। प्रोफेज की बात करेंगे तो इसमें आपका जो केंद्रक होता है 2 भागों में टूट जाता है। मेटाफेज एक होता है, एक आपका एनाफेज होता है। एनाफेज में कोशिकांग का विभाजन होता है, इसको याद रखिएगा। एनाफेज में क्या होता है, आपका कोशिकांग का निर्माण होता है। विभाजन कहाँ होता है, आपका एनाफेज में होता है। इसके अलावा जो टेलीफेज है, टेलीफेज में आपका कोशिका द्रव का विभाजन होता है, ठीक है। कोशिका द्रव में आपका क्या होता है, आपका कोशिका द्रव का विभाजन कहाँ होता है, टेलीफेज में होता है। कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस करते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस करते हैं, बस इतना ही आप क्या करना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका, तो सबसे लंबा जो चरण आपका होता है इंटरफेज, जो कि कहाँ किस में होता है, आपका समसूत्री में होता है, ठीक है, समसूत्री में होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि अर्धसूत्री जो म्यूसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें सबसे लंबा फेज किसका होता है, तो इसमें सबसे लंबा फेज आपका प्रोफेज का होता है। बस आपको इतना याद रखना है। प्रोफेज सबसे लंबा चरण होता है किसमें, आपका अर्धसूत्री में। और आपका जो समसूत्री में सबसे लंबा फेज होता है वो आपका इंटरफेज का होता है। इस पर इतना जोर देने का मेरा मतलब यही है क्योंकि ये इसका जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस कारण इसमें है जो कितना समय दे रहे हैं आपको याद करने में, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी आज का जो टॉपिक हमारा है यहीं पर समाप्त होता है। कोशिका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।